नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम टू सुपर स्काई क्लासेस। आज आपके लिए यहाँ पे सुपर स्काई क्लासेस में एसएससी सीजीएल के AAO का जो प्रीवियस ईयर का आपका पेपर है उसमें से अकाउंटिंग का जो पोर्शन है वो मैं आपके लिए आज पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ, वो भी ट्रिक के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर रहें। अगर आप जेन्युइनली इस अकाउंटिंग को सीखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जितने भी आपके 40 क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर 2023 में जो अभी एग्जाम हुआ है आपका, उसमें 40 क्वेश्चन आए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं वो इकोनॉमिक्स से होते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए अकाउंटिंग वाले क्वेश्चंस के लिए सॉल्व कराने वाला हूँ, और इसके बाद में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे वो सारे के सारे वन बाय वन हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं हम अपना अकाउंटिंग का जो पेपर है वो किस टाइप का है। AAO की जो कि A ग्रेड की पोस्ट होती है, बहुत टॉप मोस्ट पोस्ट होती है ऑडिटर के लिए, तो इसके लिए आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसे। तो यहाँ पे हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपके लिए फाइनेंस अकाउंट के मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राप्ति और भुगतान खाते की सही विशेषता नहीं है। प्राप्ति भुगतान खाते के लिए रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट बोलते हैं, और जो कि ये एनपीओ फर्म्स होती हैं, जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स होती हैं उनमें कैश अकाउंट की जगह कैश अकाउंट जो बनता है वो बनता है आपके लिए जितनी भी आपकी फाइनेंस वाली फर्म्स होती हैं, जितने भी आपकी एनपीओ फर्म से अलग होती हैं उनमें सब में कैश अकाउंट बनता है। एनपीओ जितनी भी फर्म्स होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली, उसमें आपका रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। ठीक है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की खासियत क्या है, यहाँ पे सबसे पहली खासियत लिखी है, ये रोकड़ बही का सारांश है। बिल्कुल ठीक है, ये रोकड़ बही का सारांश ही होता है, लेकिन रोकड़ बही जो बनती है, कैश अकाउंट बनता है, ये आपकी वो फर्म्स होती हैं जो आपकी एनपीओ फर्म नहीं होती हैं। ठीक, अब सेकंड वाली बात यहाँ पे आ जाती है, यह एक ऐसा खाता है जिसमें किसी विशेष वित्तीय अवधि के दौरान गैर लाभकारी संगठन मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए सभी नगद और बैंक लेन देन होते हैं। बिल्कुल ठीक, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेन देन होते हैं वो सारे के सारे आपके रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली बात हो गई आपके लिए। और अगला क्या दे रखा है थर्ड वाले में, यह अवास्तविक खाता नियम नॉमिनल अकाउंट रूल का पालन करता है। ये नॉमिनल अकाउंट का पालन ये यहाँ पे लिखा है करता है, ये एक इसकी विशेषता नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है, ध्यान रखना। ये वाली इसकी विशेषता है, ये भी इसकी विशेषता है। लास्ट वाली देख लेते हैं, अवधि के दौरान पूंजी और राजस्व दोनों सभी नगद भुगतान इस खाते में जमा किए जाते हैं। बिल्कुल सारे के सारे जितने भी कैश होते हैं, जितने कैश आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सारे के सारे आपके रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखने को मिल जाते हैं, एनपीओ अकाउंट में। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता है वो ये तीन विशेषता थी, ये वाली विशेषता नहीं है। ये विशेषता आपके लिए देखने को मिल जाएगी, जो एनपीओ फर्म्स नहीं होती हैं उनकी ये विशेषता होती है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विनिमय बिल के संबंध में रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है, देखो विनिमय बिल क्या होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक आपका चैप्टर आएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब हो जाता है विनिमय विपत्र। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है इंस्ट्रूमेंट निगोशिएबल एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग ये बिल लिखा जाता है। ये बिल क्या होता है, जब कोई दो व्यापारी एक दूसरे आपस में कोई भी सामान के लिए खरीदते या बेचते हैं उधारी में, उस समय उधार का पैसा मिलने के लिए एक बिल लिखा जाता है सामने वाले पर। जिसने उधार खरीदा है उसके नाम एक बिल लिखा जाता है, उसी बिल के लिए हम क्या बोलते हैं, विनिमय विपत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, कौन सा कथन विनिमय विपत्र के संबंध में रॉन्ग है। तो इसमें निश्चित राशि का भुगतान करने का आदेश होता है, हाँ आदेश होता है। उसमें ये लिखा होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने इतने रुपए का ये चीज़ हमसे खरीदी है और इतने टाइम के बाद में ये पेमेंट कर देगा, उस पर स्टैम्प भी लगा होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का आपका एक चेक की तरह होता है, बिल्कुल चेक की तरह, बट वो चेक नहीं होता है, इतना ही अंतर है। इंस्ट्रूमेंट निगोशिएबल एक्ट 1881 के अंतर्गत ये लिखा जाता है। इस पर रेवेन्यू स्टाम्प नहीं होता है, होता है। ये आपकी बात रॉन्ग लिखी है, इस पर रेवेन्यू स्टाम्प यहाँ पे होता है। आगे बोल रखा है यह विशिष्ट व्यक्ति पर बिल लिखा जाता है, बिल्कुल उसी व्यक्ति पर लिखा जाता है जिस व्यक्ति ने उधार पैसे लिए हैं या फिर आपसे उधार सामान खरीदा, उसके ऊपर ये बिल लिखा जाता है। अगला लिखा हुआ है, यह
दिनांकित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें डेट होती है कि 2 मंथ बाद सामने वाला हमें पेमेंट दे देगा, 4 मंथ बाद दे देगा, जो भी डेट होती है उस डेट को यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो ये 3 जो चीज़ें दे रखी थी वो बिल्कुल ठीक है, और ये वाली चीज़ जो है वो आपकी रॉन्ग है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपसे ये पूछा है कि रॉन्ग चीज़ यहाँ पे क्या दे रखी है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अगर किसी के लिए कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वो क्या करे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और इसके लिए मैं आपको एक अच्छी सी बात ये बता देता हूं कि यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल जितने भी ये चैप्टर आते हैं आपके अकाउंटिंग के, वो सारे चैप्टर मैं एक एक करके आपके लिए थ्योरेटिकल बेसिस पे और न्यूमेरिकल बेसिस पे सॉल्व कराऊंगा इन पेपर्स के बाद में। तो यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की आवश्यकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब व्यापारी जो होते हैं, जैसे नॉर्मल आदमी जितने भी होते हैं, उनके अकाउंट जो बैंक में खुले होते हैं उसे सेविंग अकाउंट कहते हैं, जो कि आपका सेविंग अकाउंट होते हैं। जितने व्यापारी होते हैं उन सभी लोगों के आपके करंट अकाउंट खुले होते हैं, जिन्हें चालू खाता कहते हैं। तो यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन जो स्टेटमेंट बनता है वो केवल और केवल व्यापारियों का बनता है, करंट अकाउंट का बनता है। उसमें होता क्या है कि एक बुक होती है आपके व्यापारी के पास में और एक बुक होती है किसके, बैंक वाले के पास में। तो बैंक और व्यापारी के कुछ जो बैलेंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। यह लिखा हुआ है, यह एक वास्तविक बैंक बैलेंस को समझने में मदद करता है। हाँ बिल्कुल, बैंक बैलेंस को समझने में ये हेल्प करता है। ये होता क्या है उसके बारे में मैं आपके लिए डिटेल में बताऊंगा। और क्या बोल रखा है, यह रोकड़ बही और पासबुक में जितनी मिस्टेक होती हैं उन्हें पहचानने में सहायता करता है। देखो, जो व्यापारी होता है, जो ट्रेडमैन होता है भाई, उसके पास में कैशबुक होती है, उसके पास में कैशबुक होती है। और जो बैंक होती है, बैंक के पास में पासबुक होती है। बैंक के पास में क्या होता है, पासबुक। अब आप ये सोचेंगे कि पासबुक तो आपके पास में भी है, लेकिन पासबुक आपके पास में नहीं होती है। मैंने कहा था नॉमिनल जितने भी इंसान होते हैं उनके जो बैंक अकाउंट में अकाउंट खुले होते हैं वो केवल सेविंग अकाउंट खुले होते हैं, और आपके पास में जो पासबुक होती है वो केवल एक कॉपी होती है। उस पे सारे के सारे काम कौन करता है, बैंक वाला करता है। इसलिए आपको एक पासबुक दे दी जाती है। एक्चुअल में जब आपका करंट अकाउंट खुलता है तो पासबुक जो होती है वो बैंक वालों के पास होती है, और यहाँ पे कैशबुक होती है वो व्यापारी के पास होती है। ठीक है, तो इन दोनों बुक्स में कोई ना कोई अंतर आ जाता है, इसीलिए बैंक का रिकॉन्सिलिएशन किया जाता है, उनका समाधान किया जाता है। उसके बारे में हमसे बात बोल रखी है। और अगला बोल रखा है, यह बैंकिंग लेन देन अभिलेखन में धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें रोकने में सहायता करता है। बिल्कुल सहायता करता है। ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में होता क्या है, व्यापारी ने अगर कोई चेक यहाँ से इशू किया है, मान लीजिए व्यापारी के अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है और यहाँ से चेक उसने इशू किया 1,000 रुपये का, तो व्यापारी ने क्या किया, 1,000 रुपये माइनस कर लिए, इसके यहाँ बैलेंस कितना बचा, 9,000। लेकिन ये चेक आपका अभी डिपॉजिट हुआ ही नहीं है बैंक में, जबकि बैंक में आपका अभी भी बैलेंस कितना शो हो रहा है, 10,000। तो ये जो अंतर आ गया, इस अंतर को देखने के लिए बैंक के जो समाशोधन गृह होता है वहाँ जाना पड़ता है। इन दोनों लोगों को आपस में बैठ करके कैशबुक और पासबुक को सामने रख करके मैचिंग की जाती है। इसके लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन बोलते हैं। ठीक है, आगे लास्ट में क्या दे रखा है, यह खाता बहियों में बैंक द्वारा डेबिट क्रेडिट किए गए कुछ व्यय आय को शामिल करने में हेल्प करता है। ये हेल्प, हाँ बिल्कुल हेल्प करता है। तो ये चारों पॉइंट आपके बैंक रिकॉन्सिलिएशन के संबंध में बिल्कुल ठीक दे रखे हैं, और इसका आंसर जो होगा वो आपके लिए चारों पॉइंट वाला हो जाएगा। तीसरे में चारों पॉइंट दे रखे हैं तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो जाए तो थोड़ा सा माफ़ करना, क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाता है। डायरेक्टली अगर मैं केवल शॉर्ट में आपको समझा दूंगा तो मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसकी जो इसके पीछे की जो थ्योरी है वो हम लोग जब एक एक क्लास देखेंगे, एक एक चैप्टर देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है आपके लिए, यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक दे रखा है। तो पहला आपके लिए स्टेटमेंट क्या दे रखा है, अ कॉन्सेप्ट इज अ थ्योरेटिकल आइडिया फॉर्मिंग अ सेट ऑफ द प्रैक्टिस व्हाइल ए कन्वेंशन इज अ मेथड एंड प्रोसेस एक्सेप्टेड बाय द जनरल एग्रीमेंट। जनरल एग्रीमेंट के द्वारा जितने भी आपके थ्योरेटिकल फाइनेंशियल प्रैक्टिस कॉन्वेंशंस होते हैं, परिपाटियाँ होती हैं, वो सही है या नहीं। अगले में पूछ रखा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर नॉट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस। जितने भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं वो अकाउंटिंग कॉन्वेंशन से मतलब वो नहीं होते,
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर नॉट बेस्ड, इसके बेस नहीं होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस का मतलब होता है अवधारणाएं इसकी, और कॉन्सेप्ट इसकी ये कॉन्वेंशंस होता है परिपाटियां, और जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अवधारणाएं होती हैं, ठीक है। दो टाइप की चीज़ें होती हैं आपके पास में अकाउंटिंग की। तो ये बोल रखा है जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो इसके बेस पे नहीं होता है, जबकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कॉन्वेंशंस के बेस पर होता है। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। अगला दे रखा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर नॉट इंटरनली इनकंसिस्ट वाइल द अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस आल। हाँ, ये भी बात इनकी बिल्कुल ठीक दे रखी है। तीनों की तीनों जो बातें हैं बिल्कुल ठीक दे रखी हैं। ये तीनों बातें आपके लिए केवल दो चीज़ें सीखने पे आ जाएंगी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस आपके चार हैं जिनसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आए हैं, ठीक है। ये चारों चीज़ें आप जब पता चल जाएंगी तब आपके लिए ये तीनों चीज़ें समझने में बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इसका चैप्टर जब मैं कराऊंगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को समझना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो तीनों की तीनों ठीक दे रखे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है, इसके बारे में आप बहुत ध्यान से समझेंगे। ये बहुत नॉमिनल क्वेश्चन है, इसके लिए हम समझेंगे। ये भी बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल एक्ट 1881 से ही आया है। इसमें क्या बोल रखा है, अ बिल इज ड्रॉन ऑन 1 अप्रैल। कोई बिल है अगर वो 1 अप्रैल के लिए लिखा गया है, कब लिखा गया भैया, 1 अप्रैल के लिए लिखा गया है, 2015 में बोल रखा है। और ये कह रहा है कि 4 मंथ का लिखा है, कितने का लिखा है, 4 मंथ्स का लिखा हुआ है। द ड्यू डेट ऑफ द मैच्योरिटी विल बी, इसकी ड्यू डेट कब आएगी, इसका पैसा कब लिया जाएगा, ये बात आपसे बोल रखी है। तो 4 मंथ आपके कब हो जाएंगे, अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई, ये जुलाई तक आपके 4 मंथ हो जाएंगे। जुलाई आपकी क्या होगी, 31 जुलाई तक 4 मंथ हो गए। एक बात ध्यान रखना, 1 के लिए लिखा गया था, 1 अगस्त आ जाएगी, क्या आ जाएगा, 1 अगस्त के लिए 4 महीना आपके कंप्लीट हो गए। आपका इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल एक्ट ये कहता है जब भी आपकी किसी बिल की मैच्योरिटी डेट आ जाए, सरकार उसमें क्या करती है, 3 दिन आपके लिए ग्रेस के देती है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पर पूरे 3 मंथ बीत गए और उसके बाद में भी पेमेंट नहीं हो पाया, 1-2 दिन के बाद दे देगा वो, तो सरकार ने क्या किया है, 3 दिन ग्रेस के दिए हैं। नेगोशिएबल एक्ट 1881 में 3 दिन क्या मिलते हैं, ग्रेस के मिलते हैं। इन्हें बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। क्या बोलते हैं इन्हें, डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है। तो ये 3 दिन इसमें ऐड हो जाएंगे आपकी 1 अगस्त में। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो 4 अगस्त आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 4 अगस्त आ जाना चाहिए। ऑप्शन आपका 4th वाला ठीक है, ठीक है। तो 4 अगस्त इसका नॉर्मली आंसर आ जाएगा। आपको याद ये रखना है कि कोई भी बिल की अगर ड्यू डेट निकालनी है, डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालनी है, तो उसमें डेट काउंट करने के बाद में, टाइम काउंट करने के बाद में 3 दिन ग्रेस के जोड़ देने हैं। इसके साथ में 2-3 चीज़ें और हैं जिन्हें मैं समझाऊंगा आपके लिए जब इसका चैप्टर मैं समझाऊंगा। यहाँ पे जब कोई भी अगर ऐसी स्थिति आ जाती, यहाँ पे कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती, तो 1 दिन और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। और अगर कोई भी छुट्टी पड़ जाती 4 तारीख के लिए, मान लीजिए 4 अगस्त के लिए कोई भी आपका हॉलीडे होता, पब्लिक हॉलीडे होता जो पहले ही से लोगों को पता होता, तो यहाँ पे ड्यू डेट जो होती वो 1 दिन पहले हो जाती और 3 अगस्त इसका आंसर होता। ध्यान रखना, ये चीज़ें ध्यान रखना। और 2 चीज़ें और समझानी है, बिल आफ्टर साइड और बिल एट साइड। ये जब मैं चैप्टर आपको समझाऊंगा तब आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। पहले इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में जो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका उसके लिए हमें टिक करना है। यहाँ पे हमसे क्या बोल रखा है, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंट जितनी भी आपकी प्रिपेयर की जाती है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही तैयार की जाती है। बिल्कुल बात आपकी ठीक दे रखी है, ये पहली वाली, ठीक है। और सेकेंड वाली बात बोल रखी है, अकाउंट्स कंटेंट ओनली दैट इंफॉर्मेशन विच कांट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। बिल्कुल गलत बात दे रखी है। ये कह रहा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट उन चीज़ों के लिए एक्सप्रेस करता है जो कि रुपए पैसे से संबंधित नहीं होती हैं। बिल्कुल गलत है ये बात, जस्ट इसका अपोजिट होता है। जितनी भी अकाउंटिंग में चीज़ें होती हैं वो सबसे पहले मोनेटरी टर्म में ही काउंट की जाती हैं। अदरवाइज मोनेटरी टर्म में जो चीज़ काउंट नहीं होती है उन चीज़ों को अकाउंटिंग में नहीं रखा जाता है। तो पहला
वाला जो स्टेटमेंट दे रखा है वो आपका ठीक है भैया, सेकंड वाला बिल्कुल रॉन्ग दे रखा है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है। देखो ये लास्ट वाला दे रखा है आपका स्टेटमेंट, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स। तो पहला वाला आपका ठीक था, सेकंड वाला रॉन्ग था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए 7th वाला आपकी स्क्रीन पे चमचमाता हुआ आ गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए देखेंगे, लिखा हुआ है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के रेस्पेक्ट में आपके लिए बताना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम implies a system of the laser and keeping which classify the laser as per the nature of the transaction, namely sales laser, bout laser and journal laser। यहाँ पे बात बोल रखी है सेल्स, परचेज और नॉर्मल जितने भी आपके सब्सिडरी बुक्स के लेजर होते हैं उन लेजर्स के बारे में बात बोल रखी है यहाँ पे कि किस नेचर के हैं, किस टाइप की। सेल्फ इन लेजर्स में क्या होता है कि लास्ट में आपके लिए बैलेंस आना ही आना होता है। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर है ये, बिल्कुल ठीक है, इसमें नो डाउट है। ठीक है, आगे देखो क्या दे रखा है सेकंड वाला, ये वाला आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दे रखा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम इज टू बी आइडेंटिफाई एरर एंड टू द फैसिलिटेट देयर क्विक डिडक्शन विद द मिनिमम एफर्ट। यहाँ पे हमसे बोल रखा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम इज टू बी आइडेंटिफाई एरर्स। इन जितने भी आपके जितने लेजर्स बनते हैं इनमें अगर हम कोई भी एरर के लिए आसानी से पकड़ना चाहें तो वो मिल जाती है एरर, और कम से कम मिस्टेक होने की संभावना रहती है और कम से कम आपके एफर्ट्स भी लगते हैं, जो कि आपकी डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप लेजर तैयार करते हैं तो बहुत जल्दी किसी भी मिस्टेक के लिए आप लोग डिडक्ट कर सकते हैं। तो दोनों बातें आपकी बिल्कुल ठीक दे रखी हैं। तो ऐसा ऑप्शन जिनमें दोनों बातें ठीक दे रखी हैं वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला तो रॉन्ग है, इसमें भी फॉल्स लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड इज ऑल्सो ट्रू, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसमें ट्रू एंड फॉल्स देखा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना स्टार्ट करेंगे क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बोल रखा है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। पहले स्टेटमेंट के लिए आप रीड करेंगे, उसके बाद में सबसे अच्छा ऑप्शन जो होगा उसे आप बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड बाय एन एंटिटी फॉलोइंग सिंगल एंट्री सिस्टम। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम बात करें, सिंगल एंट्री सिस्टम हमारे भारत में बहुत पहले चलता था। सिंगल एंट्री सिस्टम में मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन प्रॉफिट या लॉस अगर निकालने की हम बात करें तो आराम से निकाली जा सकती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर अगर हम बात करें, जो कि आपका 1494 में लूकास पैसियोली ने एक बुक दी थी सुमा डी अर्थमेटिका, जिसमें एक चैप्टर था जिसका नाम था डबल एंट्री सिस्टम। उसके अकॉर्डिंग अगर हमने डबल एंट्री के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, डबल एंट्री सिस्टम से अगर हम P&L अकाउंट के लिए प्रिपेयर्ड करते हैं तो इसमें मिस्टेक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और बहुत आसानी से इस चीज़ के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक है भाई, दोनों टाइप से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका ठीक हो जाएगा, इसमें नॉमिनल सी बात है। आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे लिए देखो क्या दे रखा है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत आनंद के साथ में इस क्वेश्चन के लिए देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। देखो क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसके बारे में हमसे यहाँ पे बोल रखा है। तो पहला स्टेटमेंट हम रीड करना स्टार्ट करेंगे। रिपेयर एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू इन नेचर। अगर हम बात करेंगे जो रिपेयर का खर्चा होता है, किसी भी चीज़ के रिपेयर का जो खर्चा होता है वो मोस्टली रखा जाता है एक्सपेंडिचर कौन से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखा जाता है। लेकिन अगर वही खर्चा बहुत मोटे अमाउंट में हो जाए, अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं, बिल्डिंग में मान लीजिए कि एक अलमीरा का एक छोटा सा कोना टूट गया, ये भी क्या है, रिपेयर है। बिल्डिंग के छोटे अलमीरा का कोना टूट गया, ये रिपेयर है। ये रिपेयर अगर हम मतलब ठीक करते हैं तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की होगी, क्योंकि इसमें जो पैसा लगता है वो बहुत कम लगता है। अगर आपको पूरी बिल्डिंग रिपेयर करानी है, सब टूटी फूटी पड़ी है और बहुत सारा पैसा लगेगा, बिल्डिंग में एक मोटा अमाउंट अगर रिपेयरिंग में लग जाता है तो वो कैपिटल टाइप का पैसा लगता है, ज़्यादा पैसा लगता है, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ध्यान रखना, यही बात यहाँ पे बोल रखी है। स्टेटमेंट पहले में ये कह रहा है रिपेयर एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू इन द नेचर बट ह्यूज अमाउंट इनकर्ड ऑन द सेकेंड हैंड मशीन इन ऑर्डर टू द ब्रिंग वर्किंग कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ठीक बात है, अगर कोई चीज़ खराब हो गई है उसे वर्किंग
कंडीशन में लेके आनी है, लेकिन रिपेयरिंग में बहुत सारा पैसा ऐड हो रहा है, तो वो आपका पैसा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल बात ठीक दे रखी है आपकी। और बोल रखा है शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, बात बिल्कुल ठीक है। सेकंड में क्या बोल रखा है, नॉर्मली वेजेज आर रिवेन्यू इन नेचर, जो मजदूरी दी जाती है लोगों के लिए वो रिवेन्यू नेचर की होती है, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन आगे क्या बोल रखा है, बट वेजेज पेड टू द वर्कर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन ऑफ द फिक्स एसेट्स विल बी ट्रीटेड एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मैंने अभी आपके लिए बताया कि एक बिल्डिंग है जो बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट हमारा इन्वेस्ट होने वाला है, तो उसमें मज़दूर भी काम करते हैं। मज़दूर की मज़दूरी जो दी जाएगी वो बिल्डिंग के रिपेयरिंग के एक्सपेंडिचर पे दी जाएगी। जब ह्यूज अमाउंट खर्च होता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है, और जब छोटा अमाउंट खर्च होता है तो उसे हम बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉर्मल बात समझने के लिए ये इतना दे रखा है। बाकी अगर रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर समझाने के लिए मैं इसका जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो ये दोनों बातें मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक दे रखी हैं, और ये इसका आंसर जो है वो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर मतलब करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो बहुत नॉमिनल सी बात दे रखी है, आपसे पूछ रखा है ये, जैसे ही आप ट्रायल बैलेंस एक चैप्टर आता है, ट्रायल बैलेंस को सीखेंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा स्टार्टिंग से ही। यहाँ पे देखो क्या पूछ रखा है, आपसे बोल रखा है तलपट ट्रायल बैलेंस में से विभाज्य अंतर ट्रांसपोर्ट मिस्टेक जो होती है कि त्रुटियों की जांच करने में सहायता करती है। ट्रांसपोर्ट एक मिस्टेक होती है आपकी, ट्रांसपोर्ट मिस्टेक जो होती है, अगर आप ट्रायल बैलेंस का जितना भी टोटल है, जैसे मान लीजिए ट्रायल बैलेंस का टोटल आपका ये 27,000 है, तो आप 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपके इसका अगर अंतर आ रहा है तो मिस्टेक है, अंतर नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे ये टीवी का टोटल है, ट्रायल बैलेंस का टोटल कितना आया, एक साइड का 27,000 आया, आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई मिस्टेक है, तो 9 × 27 पूरा कट गया, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन 27,300 होता अगर ये, तो ये 300 रुपये जो एक्स्ट्रा आते, ये आपके किसी ना किसी मिस्टेक के कारण आए हुए हैं। ये मिस्टेक 9 से डिवाइड करने पर आपको पता चल जाती है ट्रायल बैलेंस में। तो बस इतने, इसमें केवल इतना ही था, ठीक है। 2, 8 और ये इनसे डिवाइड नहीं किया जाता है, केवल 9 से मतलब भाग दिया जाता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है ट्रांसपोर्ट मिस्टेक इसमें कौन सी है, ठीक है। अगली बात पे हम लोग आ जाते हैं। अगला देखो बहुत बड़ा सा भैया बात दे रखी है, इस बात को देखने के लिए बड़ी ही बात हो गई, कुछ ज़्यादा ही बड़ी बात हो गई, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे केवल एक एंट्री पूछी गई है आपसे, नॉमिनल सी एंट्री है, और एंट्री सीखने के लिए सबसे पहले गोल्डन रूल सीखने पड़ेंगे डेबिट और क्रेडिट के। डेबिट और क्रेडिट के जब आपको गोल्डन रूल आ जाएंगे तो एंट्री आपके लिए बहुत नॉमिनल छोटी सी बच्चों वाले खेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बच्चों वाला खेल दे रखा है, इसमें पूछ रखा है निम्नलिखित लेन देनों के लिए स्वतः संतुलनशील प्रणाली जो सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम होता है के अंतर्गत एक्स लिमिटेड की बहियों में जनरल प्रविष्टियां करें। बिक्री बही 2000 कम पाई गई। जो सेल्स बुक है उसका टोटल जो है वो 2000 रुपये से आ रहा है कम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, और उसे जब ठीक किया जाएगा तो कैसे ठीक किया जाएगा, इसके बारे में हमसे बात बोल रखी है। तो यहाँ से देखो पहली एंट्री आपकी क्या बोल रखी है, पहली एंट्री आपसे बोल रखी है नामे बिक्री खाता बही समायोजन खाता बही में 2000 जमा सामान्य बही खाता समायोजन बिक्री खाता बही में 2000, और दूसरा बोल रखा है नामे उचंत खाता बिक्री खाता बही में 2000 जमा बिक्री खाता 2000। ये आपके लिए, अगर मुझे लगता है अगर आपके लिए हिंदी में ये समझने में दिक्कत आ रही है तो इसका इंग्लिश का जो वर्जन होगा वो आप देख लेना। हालांकि इसमें क्या है वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। जो 2000 रुपये हैं वो आपके केवल और केवल क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। यहाँ पे यही बात बोल रखी है और कुछ नहीं दे रखा है कि 2000 है और नीचे हम ये डाल देंगे, हमें नहीं मालूम है तो ये हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं, सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। सस्पेंस का मतलब होता है संदेह कि ये 2000 रुपये से कहाँ कम पाए गए हैं। तो आप क्या करेंगे, जो सेल्स बुक है आपकी उसके लिए डेबिट करके और सस्पेंस अकाउंट में इसे हम डाल देंगे, तो ये सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट दे रखा है वो बिल्कुल ठीक दे रखा है। सेकंड वाले में 4000 आ गया। डबल हम तब करते हैं जब हमारे लिए ये मालूम होता है कोई मिस्टेक लिखने में हो जाती है हमसे, और उस मिस्टेक को जब हम सुधारते हैं तब हम उस अमाउंट का दूना डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग बात है, लेकिन पहले यहाँ
पे अगर हम बात करें, जब आप एंट्री सीख जाएंगे तो ये बच्चों वाला खेल लगेगा, पहला ही वाला आपका ठीक दे रखा है, ये वैसे ही अमाउंट से आपके लिए पता चल जाएगा। इसमें 4000 दे रखे, वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, 2-2000 है, ठीक है। और उचंत खाता, ये नीचे वाली एंट्री इसकी ठीक लिखी हुई है, लेकिन ऊपर वाली जो एंट्री है वो रॉन्ग लिखी हुई है, ठीक है। बिक्री खाते का होगा ये। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन वैसे ही बेचारा इतना हैवी था, बड़ा था दिखने में, है ना, था बच्चों ही वाला। अगले वाले क्वेश्चन के लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे दे रखा है एन एरर कैन बी डिटेक्टेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। जो गलती है वो कौन सी स्टेज में हम लोग पकड़ सकते हैं, उसके बारे में हमसे बोल रखा है। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से पहले अगर कोई मिस्टेक हो तो हम पकड़ सकते हैं, हाँ बिल्कुल पकड़ सकते हैं भैया। अगला बोल रखा है आफ्टर द ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द फाइनल अकाउंट आर ड्रॉन। आफ्टर ट्रायल बैलेंस बन जाए और फाइनल अकाउंट ना बने अभी, तब हम किसी भी मिस्टेक को पकड़ सकते हैं, बिल्कुल पकड़ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग देख सकते हैं, ट्रेडिंग में देख सकते हैं, फाइनल अकाउंट में भी देख सकते हैं मिस्टेक के लिए, तो हमें पता चल जाएगी मिस्टेक। बैलेंस शीट का टोटल मैच ही नहीं करेगा जब तक मिस्टेक होगी, और वहाँ भी मैच कर गया तब भी आपका ट्रायल बैलेंस से पकड़ जाएगा मिस्टेक, ठीक है। अगला तीसरे वाले में क्या दे रखा है, आफ्टर द फाइनल अकाउंट इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हम देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल भी देख सकते हैं। आफ्टर फाइनल अकाउंट बन जाए तो हम वहाँ पे इसके लिए गलती के लिए पकड़ सकते हैं, आसानी से पकड़ सकते हैं। ये हमारे लिए BS बता देगी, बैलेंस शीट बता देगी। तो तीनों जगह बिल्कुल बात आपकी ठीक दे रखी है। आंसर नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, इसमें आपके तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को इत्मीनान से देखेंगे, चमकता हुआ आपके पास में ये क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी पोस्टेड इन क्रेडिट साइड ऑफ द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हिंदी में कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता जो होता है वो पार्टनरशिप अकाउंट में बनता है। जब कोई पार्टनर्स जो आते हैं साथ में अपने लाभों को वो आपस में बांटते हैं, तो उन लाभों में बांटने के लिए कैसे बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो इस टाइप से बनता है आपका। ये वाली जो है वो क्रेडिट साइड है, ये वाली आपकी डेबिट साइड है। तो जितनी भी कंपनी के द्वारा चीज़ें दी जाती हैं वो सब क्रेडिट साइड में आती हैं। पार्टनर्स को मिलने वाली जितनी चीज़ें होती हैं, जैसे क्या होता है, सैलरी पार्टनर्स को मिलती है, सैलरी मिलती है पार्टनर्स को, कमीशन मिलती है पार्टनर्स को, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट मिलती है, ये सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी। और पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है, मिलने वाली सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी। पार्टनर्स देते क्या हैं, देखो जो प्रॉफिट होती है ना, फर्म की प्रॉफिट होती है वो आपकी यहाँ पे आ जाती है बाय प्रॉफिट। और जो पार्टनर्स अपने पर्सनल खर्चे के लिए फर्म से कोई पैसा निकाल लेते हैं उसे बोलते हैं ड्राइंग्स इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं आहरण। उस आहरण पर कंपनी ब्याज लेती है पार्टनर्स से, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो कंपनी के द्वारा जितनी चीज़ें पार्टनर्स को दी जाती हैं वो सब इधर होंगी, और पार्टनर्स के द्वारा पेड करने वाली चीज़ें यहाँ, और ये प्रॉफिट यहाँ पे आती है क्रेडिट साइड में। हमसे क्या पूछ रखा है, P&L में क्या चीज़, तो मतलब क्या चीज़ क्रेडिट साइड में दे रखी होती है, जो कमीशन होती है वो आपकी डेबिट साइड में होती है, मैंने बता दिया। पार्टनर्स की सैलरी होती है, ये भी आपकी डेबिट साइड में होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो मैंने यहाँ पे बताया ये आपका क्रेडिट साइड में होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने यहाँ पे आपको बताया था डेबिट साइड में होता है, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये सेकंडों में खत्म हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए सेकंडों में खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए कैसे आपको खत्म करना है। इन्वेंट्री सिस्टम है भाई, एक बार आपने समझ लिया तो 100% आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द मटेरियल ऑफ साई मिल्स। साई मिल्स के बारे में आपके लिए डिटेल दे रखी है, यहाँ पे बोल रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग, ये सारी इन्वेंट्री आपसे पूछ रखी है। ग्रेजुएशन का पार्ट है, ये ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलता है। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक 1 फरवरी के लिए 100 यूनिट लिए 25 रुपये के हिसाब से, ठीक है। 100 यूनिट आपने ओपनिंग स्टॉक का, मतलब ओपनिंग स्टॉक का ये मतलब होता है जो माल पिछली साल बिकने से रह जाता है नई साल में लेके आया जाता है उसे हम ओपनिंग बोलते हैं। जैसे मान लो आपकी एक दुकान है और उस दुकान में 31 मार्च को, एक बात और बता देता हूँ, फाइनेंशियल ईयर जो अकाउंटिंग में होती है वो 1 अप्रैल होती है। क्या होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है।
अगली साल की, जैसे मान लो 2012 की अगर 1 अप्रैल है तो 2013 की 31 मार्च में ये साल ख़त्म हो जाएगी, ये फाइनेंशियल ईयर बोली जाती है। यहाँ पे हमसे ये बोल रखा है, इसमें अब जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो क्या होता है, जैसे 31 मार्च को साल ख़त्म हो गई, अब 1 अप्रैल आएगी आपकी अगली साल की, 1 अप्रैल आएगी आपकी 2014 की, तो जो 1 अप्रैल में माल आ जाएगा जो आपका 31 मार्च को नहीं बिका है उसे हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। तो ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आपके लिए बोल रखा है 100 यूनिट है, कितना है 100 यूनिट है, और आपसे ये बोल रखा है कि यहाँ पे 25 रुपये पर यूनिट है, 25 रुपये का आपको बेचना है, ठीक है। आगे बोल रखा है और आपने परचेज़ किया है 200 यूनिट, कितना किया है 200 यूनिट आपने और ख़रीद लिया, और यहाँ पे इशू किया है कंपनी के लिए भैया 100 यूनिट। और मेथड आपसे बोल रखा है, देखो एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे मेथड बोल रखा होता है, इन्वेंट्री का मेथड होता है, जो माल कंपनी में पहले ख़रीदा गया है उसे पहले बेच दो, इसे बोलते हैं फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसे पहले बेच दो, जो माल हमारी कंपनी में पहले का रखा हुआ है उसे सबसे पहले निकालो, उसे बोलते हैं फीफो मेथड, जो कि आपका यहाँ पे दे भी रखा है कि इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग, और आपको ये बताना है इन्वेंट्री कितनी रह गई, माल आपके फर्म में कितना बिकने से रह गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 100 यूनिट आपके पास पहले से था, 100 यूनिट आपने खरीद लिया, इशू कितना किया है आपने इशू किया है 100 यूनिट, 100 यूनिट आपने इशू किए हैं, तो 100 यूनिट आपने वो इशू किए होंगे जो आपके सबसे पहले थे ओपनिंग स्टॉक वाले, ये आपने इशू मतलब कर दिए। अभी आपके पास कितने हैं 200 यूनिट हैं, 200 यूनिट के बाद आगे बात क्या बोल रखी है कि 50 यूनिट जो हैं वो आग से जलकर नष्ट हो गए, तो कौन से वाले में से होंगे, इसमें से होंगे, तो 50 यूनिट यहाँ से हटा दिए, कितने बचे 150 यूनिट बचे। 150 कितने रुपए वाले हैं 30 रुपए वाले हैं भैया, कितने रुपए वाले हैं 30, 15 3 45 होते हैं, सभी लोग जानते हैं 4500 का आपके पास माल हो जाएगा, तो ये 4500 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक जो रह जाएगा मतलब इन्वेंट्री रह जाएगी वो आपकी 4500 की रह जाएगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे, बहुत नॉमिनल सा क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए ऐसे ही आंसर आ जाएगा, इसके लिए ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे अ पैकिंग मशीन परचेज्ड बाय द भारत लिमिटेड 40 लाख रुपए की, 40 लाख रुपए की आपने क्या किया है, एक मशीन खरीदी है, एन अमाउंट ऑफ 30,000 स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड मशीन टू बी फैक्ट्री साइड, 30,000 रुपए उसके मशीन को फैक्ट्री तक पहुंचाने में लग गए, ठीक है। और बोल रखा है कि 20,000 जो रुपए हैं वो इंस्टॉलेशन में लग गए। मशीनें जो आती हैं फैक्ट्री में जब तक इंस्टॉल नहीं होती हैं तब तक का सारा खर्चा मशीन का खर्चा ही माना जाता है। जैसे मान लो आप एक आटा चक्की लेके आए, आटा चक्की आपने अगर खरीदी 40 लाख रुपए की और वो घर तक लाने में 30,000 रुपए खर्च हो गए, और उस आटा चक्की को फिट कराने में, जिसे इंस्टॉलेशन बोलते हैं, फिट कराने में आपके 20,000 रुपए खर्च हो गए, तो टोटल आपके 40,50,000 रुपए खर्च हो गए। तो इसकी कॉस्ट जो हो जाएगी वो 40,50,000 हो जाएगी, क्योंकि ये माना जाता है कि जब तक कोई भी मशीन चालू स्थिति में ना आ जाए तब तक के सारे खर्चे मशीन के खर्चे ही माने जाते हैं। इसीलिए जो आपके खर्चे होंगे 30 और 20 50 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 40,50,000, ये हो जाएगा आंसर आपका। तो आंसर नंबर 3 में दे रखा है 40,50,000 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 नॉर्मल सा ऐसे ही क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं है, आपका यही फॉर्मूला जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक लिखा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका फॉर्मूला जो है वो रॉन्ग लिखा हुआ है। एडजस्टेड परचेज आर इक्वल टू, परचेज की अगर हम बात करेंगे, परचेज को एडजस्ट करने की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका यूज होता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, नॉर्मल। आगे हम लोग आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन के लिए, देखना स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट ऑफ लेजर। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन बताना कि कौन सा है भैया कौन सा नहीं है। यहाँ पे पहला आपके लिए बोल रखा है, इट इज़ अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस, इट इज़ अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। अगला बोल रखा है, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल, ये बोल रखा है जो आपका
ये लेजर्स होते हैं। लेजर्स जो है बिजनेस के मास्टर रिकॉर्ड होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बिजनेस जो होती है हमारी, व्यापार जो होता है, व्यापार में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डे बुक में काम करते हैं कि भाई कोई भी माल आया तो हमने लिख लिया कि इतना आया, किसी को उधार दिया वो भी हमने लिख लिया। तो ये हमारे मास्टर रिकॉर्ड होते हैं। जो स्टार्टिंग की बुक्स होती हैं, सब्सिडरी बुक्स होती हैं, ये हमारे मास्टर रिकॉर्ड होते हैं। बात बिल्कुल ठीक है। सेकंड में बोल रखा है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ जर्नल। ये जर्नल के द्वारा मतलब आपके प्रिपेयर होते हैं या तैयार होते हैं। हाँ बिल्कुल बात ठीक है आपकी। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ठीक दे रखी हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं जो कि सेकंड वाले में दे रखा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले वाले को देखना स्टार्ट करेंगे। देखो ये वाला बहुत ही ईजी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रखा है आपसे, डिटरमाइन द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑन द लास्ट डे द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड यहाँ पे बोल रखा है किस चीज़ को डिटरमाइन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिटरमाइंस द फाइनेंशियल रिजल्ट। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है यही आपका फाइनेंशियल रिजल्ट देती है। फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब होता है वित्तीय। वित्तीय का मतलब ये होता है साल के अंत में आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ। ये कौन बताता है, ये आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताती है, ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है किसी भी वस्तु की लागत को निकालना, ये लागत बताती है। और आपका क्या क्या दे रखा है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक अकाउंटिंग का ये कोई काम नहीं है यहाँ पे। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपके लिए मैनेज की जाती हैं चीज़ें, जिसमें और प्रकार की चीज़ें आती हैं, किस टाइप से आप मैनेजमेंट में किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से सेल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही आपका फाइनेंशियल रिजल्ट प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या बोल रखा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए देखना स्टार्ट करेंगे। बहुत नॉमिनल सा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दे रखा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो होता है जिसमें आपके लिए बताया जाता है कि किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए उसके डायरेक्ट जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे शो होते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या बोल रखा है स्टेटमेंट फर्स्ट में, कॉस्ट ऑफ द फिनिश गुड्स प्रोड्यूस। हाँ ये बिल्कुल ठीक दे रखा है कि जो गुड्स के लिए फिनिश किया जाता है उसकी सारी कॉस्ट जो दे रखी होती है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही दे रखी होती है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे देखो आपसे क्या बोल रखा है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रखा है, इसमें पूछ रखा है अकाउंट इज टू शो ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड वाले में बोल रखा है कि constituent items thereof such as the cost of material consumed, productivity, wages, direct and indirect expenses। मैंने जैसे बताया जितने भी आपके खर्चे लगते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली वो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाएंगे भैया कि हाँ इसमें ये खर्चे आपके आ गए हैं। और इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद में आपका बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में बनता है आपका फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट के बाद में बनती है आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जितने भी किसी चीज़ को तैयार करने के फिनिश गुड्स मतलब उस चीज़ को बेचने योग्य तैयार करने तक के जितने खर्चे होते हैं वो सारे के सारे समाहित हो जाते हैं, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोलते हैं। तो इसमें अगर स्टेटमेंट की बात करें तो ये हो जाएगा बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका ठीक हो जाएगा। ये दोनों टाइप के खर्चे जो होता है वो शो आपका कर देता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगला देखना स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए देखना स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को देखो आप लोग ध्यान से देखेंगे एक बार, देखो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है आपके लिए जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था। ये भी आपका इन्वेंट्री का क्वेश्चन है। इन्वेंट्री का मतलब आप समझते होंगे स्टॉक, जो माल बिकने से रह जाता है, यही हमसे यहाँ पे भी पूछा गया है। यहाँ पे भी हमसे फीफो मेथड पूछा गया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अकॉर्डिंग आप बताइए। तो सबसे पहले आपसे बोल रखा है कि आपके पास में जो स्टॉक के रूप में माल रखा है 200 यूनिट माल रखा हुआ है, 200 यूनिट आपके पास माल रखा हुआ है और जो कि 15 रुपये वाला है, जो कि कितने रुपए वाला है, 15 रुपये वाला है। ठीक है, 15 रुपये वाला है। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा हमारा 3000 का। अगला क्या दे रखा है, परचेज आपने कर लिया 400 यूनिट, 400 यूनिट आपने क्या कर लिया भैया, परचेज कर लिया। और कितने रुपए वाला कर लिया, 25 रुपये वाला कर लिया। 25 का 100 मतलब 10,000। ठीक है, और आपसे क्या बोल रखा है, सेल कर दिए आपने 300 यूनिट। जरा ध्यान देंगे, फीफो मेथड का मतलब है जो चीज़ पहले आई उसे पहले बेचो। तो पहले आपके पास ये रहा होगा 300 यूनिट बेचने हैं, आपके पास कितने हैं 200, तो ये पूरे बिक गए।
इसमें से भी 100 यूनिट बिक गए, इसमें से 100 यूनिट बिकने के बाद में आपके पास कितने बचे भैया, 300 यूनिट बचे आपके पास 25 वाले, 25 तिया 75 मतलब 7,500 रुपए के ये अभी आपके पास हैं। और आपने क्या किया है, यहाँ पे 500 और खरीद लिए, 500 आपने यूनिट और खरीद लिए हैं, कितने, 35 रुपए वाले, 35 इंटू 500 हो जाएगा 17,500, कितना हो जाएगा भैया, 17,500। उसमें से आपने कहा है कि 200 यूनिट और सेल किए हैं आपने 40 रुपए के हिसाब से। अब आप 40 रुपए के हिसाब से किए हैं, कितने में भी सेल करो उससे कोई मतलब नहीं है, यूनिट आपके पास कितने रह जाएंगे, उनकी कॉस्ट क्या होगी वो हम इससे पता कर लेंगे। तो आपने 200 और सेल कर दिए, तो 200 कहाँ से जाएंगे, जरा सोच के देखो, 200 यूनिट आपने सेल किए हैं, तो यहाँ पे आपके पास 300 हैं, इनमें से 200 चले जाएंगे तो आपके पास इनमें से 100 यूनिट बचेंगे, 100 यूनिट इनमें से रह जाएंगे। 100 इंटू 25 का मतलब क्या हो जाएगा भैया, 100 इंटू 25 का मतलब 2,500, 2,500 ये, और प्लस 500 इंटू 35, ये पूरा की पूरा आपके पास में अभी स्टॉक बचा है 17,500 का। तो ये यहाँ पे अगर ऐड हो जाएगा तो भैया आपका यहाँ पे जो पैसा आएगा वो 20,000 आ रहा है, 17,500 ये और 2,500 आपका ये, तो ये 20,000 अप्रॉक्स आ जाएगा आपके पास में। ये भाई आपका 20,000 बन रहा है, हाँ बिल्कुल परफेक्ट, आपका कितना बन रहा है, 20,000 बन रहा है। लेकिन यहाँ आंसर आपका दे रखा है 10,500, तो यहाँ पे ये डाउटेबल आंसर है, यहाँ पे भाई डाउटेबल आंसर है। इसे मैंने 2-1 बार और भी देखा था, यहाँ पे ये आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके लिए जैसे ये 200 यूनिट ये हैं, फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें ये निकालना है कि कितना माल आपके पास में बच जाएगा। तो 200 यूनिट ये हैं, सबसे पहले यही बेचे जाएंगे, बेचने में कितने बेचे हैं, 300, तो 200 ये पूरे चले गए, और आपके पास 400 ये थे, 400 में से भी 100 यूनिट चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 300 यूनिट इसमें रह जाएंगे। और फिर से सेल कितने किए हैं, उससे पहले सेल करने से पहले 500 यूनिट आपने क्या किया है, और ख़रीद लिए हैं, 200 यूनिट सेल किए हैं, इसमें से 200 चले जाएंगे तो कितने बचे, 100 यूनिट आपके 25 रुपये वाले के हिसाब से रह जाएंगे ना, 100 यूनिट जो हैं वो आपके 25 रुपए वाले के हिसाब से रह जाएंगे, और जो 500 हैं वो 35 के हिसाब से रह जाएंगे। तो आपका जो टोटल आ रहा है वो 20,000 आ रहा है। बाकी इस क्वेश्चन के लिए दोबारा से एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से भाई इसका जो आंसर आ रहा है वो 20,000 आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बोल रखा है ये भी बिल्कुल वही एंट्री के बेसिस पे क्वेश्चन है, और इसमें कुछ नहीं दे रखा है। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एक व्यक्ति है, विवाह एंड द विभूति कैरिड ऑन अ, हाँ देखो, दो लोग हैं जो कि एक बिजनेस चलाते हैं, कंसिस्टेंसी का बिजनेस चलाते हैं, सलाह देने का बिजनेस चलाते हैं। उसमें बोल रखा है कि फार्मेटिकल एंड राइज ऑफ बिल 10 लाख एज द कंसिस्टेंसी फीस। उन लोगों ने क्या किया है, सलाह लेने की जो फीस है वो कितनी है, 10 लाख रुपए है, और बोल रखा है इमीडिएटली सेटल्ड 2,50,000 बाय वे ऑफ द चेक। इसमें से 2,50,000 जो फीस है वो तुरंत प्राप्त हो रही है, एंड द बैलेंस विल बी पेड आफ्टर 30 डेज, और बाकी का जो बैलेंस पेड होगा वो आपका 30 दिन के बाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल एंट्री बन जाएगी, और बोल रखा है जो चेक है, चेक रिसीव्ड इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक रिसीव हो गया है और बैंक में भी डिपॉजिट हो गया है, तो बैंक में डिपॉजिट हो गया, बैंक के माध्यम से हमारे पास 2.5 लाख रुपए आ गए। तो जो भी चीज़ें हमारे पास आती हैं, अगर हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट की, जो पैसा हमारे पास एज अ इनकम आता है तो उसे डेबिट कर दिया जाता है। बैंक के माध्यम से हमारे पास पैसा आया 2.5 लाख रुपए, हमने इसे डेबिट कर दिया, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट 2.5 लाख रुपए। उसके बाद में जो उधारी वाला पैसा होता है, जिस व्यक्ति के नाम से होता है, उसे भी हम डेबिट कर देते हैं। अब हमने डबल ए फार्माटिकल जो भी है उससे उस अकाउंट को भी हमने डेबिट कर दिया 7,50,000 रुपए से। टोटल अमाउंट हमारे पास 10 लाख आने वाला था, उसमें से 2,50,000 जो है चेक के माध्यम से आ गया, उसे डेबिट किया। 7,50,000 ये लोग देंगे बाद में, इसे भी हमने डेबिट कर दिया। और ये पैसा कहाँ से आया है, तो ये पैसा हमने बता दिया टू कंसल्टेंसी फीस से आया है, जो सलाह दी है हमने उस फीस से ये आया है। जहाँ से आता है पैसा, जिस व्यक्ति से आता है उसका नाम क्रेडिट कर देते हैं। जब मैं डेबिट और क्रेडिट के रूल आपको सिखाऊंगा तो बहुत नॉमिनल ये एंट्री आपको सेकंडों में सॉल्व हो जाएगी। तो पहला वाला आंसर आपका बिल्कुल ठीक नॉमिनल दे ही रखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ ट्रायल बैलेंस मे बी प्रिपेयर्ड इनटू 2 फॉर्म्स विच आर। ट्रायल बैलेंस जो है वो 2 फॉर्म में प्रिपेयर किया जा सकता है, कौन कौन सी हैं उसके बारे में हमसे बोल रखा है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि जनरल फॉर्म एंड द पर्सनल फॉर्म। सेकंड बोल रखा है ओरिजिनल फॉर्म एंड द लेजर फॉर्म। तीसरा बोल रखा है जनरल फॉर्म एंड द लेजर फॉर्म।
अगला बोल रखा है कि प्राइमरी फॉर्म एंड द सेकेंडरी फॉर्म। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी में लेज़र तैयार नहीं होता है, ध्यान रखना, और आपका जो टीवी होता है वो भी तैयार नहीं होता है। जनरल फॉर्म एंड पर्सनल फॉर्म में पर्सनल फॉर्म इसके लिए कुछ नहीं होती है, ट्रायल बैलेंस के लिए। ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल भी इसमें कुछ नहीं होता भैया, जनरल के द्वारा आपका तैयार होता है ट्रायल बैलेंस और लेजर्स के, जनरल और लेजर्स के द्वारा आपका जो तैयार होता है ट्रायल बैलेंस, इन्हीं दो चीज़ों के अकॉर्डिंग ही ट्रायल बैलेंस को तैयार किया जा सकता है। तीसरा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसके द्वारा ट्रायल बैलेंस को तैयार किया जा सके, ठीक है। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो सारे लेजर्स की समरी होती है, और जो लेजर्स होते हैं वो जर्नल से बनते हैं। तो जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है। तो जर्नल और लेजर इन दो चीज़ों से ही ट्रायल बैलेंस बन सकता है, अदरवाइज किसी से नहीं बन सकता। इसीलिए आपका आंसर जो है वो तीसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे बोल रखा है ऑब्सीलेंस का अर्थ के कारण मूल्य में क्या आती है, गिरावट आती है। इसका मतलब ये होता है कोई भी चीज़ अप्रचलन हो जाए, कोई भी चीज़ प्रचलन से अगर चली जाती है तो उसके कारण मूल्यों में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, पहले हम लोग यूज़ करते थे इस टाइप की रफ कॉपी यूज़ करते थे, अब ये बिल्कुल यूज़ होना बंद हो जाए तो इनके मूल्य में गिरावट इसलिए आ जाएगी क्योंकि ये भी कैसे ही बिक जाएँ, क्योंकि नई टाइप की जो चीज़ें हैं उनके आ जाने से पुरानी जो हो जाती हैं चीज़ें उनके रेट क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो ये क्यों होता है, ऑब्सीलेंस प्रचलन, नवाचार और आविष्कार के कारण किसी भी चीज के मूल्य में गिरावट आती है, ठीक है। अगला देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, आपसे क्या पूछ रखा है, ये भी नॉमिनल सा क्वेश्चन है आपका, जस्ट ऐसे ही आपका हो जाएगा, देखते ही आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसमें चिंता करने वाली आपको कोई बात नहीं है। यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन टू द क्रेडिटर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये एनपीओ से दे रखा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर आपका है, वहाँ से दे रखा है। इसमें ये पूछ रखा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बोल रखा है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। जैसे आपका मंदिर है, मंदिर में आने वाला जितना भी चंदा होता है वो आपका मंदिर है, मस्जिद है, जितनी भी आपकी एनपीओ फर्म होती हैं, विद्यालय वगैरह होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वृद्धाश्रम होते हैं, इन सारी जगह पे सब्सक्रिप्शन आता है, इन चंदा आता है। चंदा मोस्टली ये चीज़ें चंदे से ही चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2022-23, 2022-23 में 60,000 चंदा प्राप्त किया। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई। सेकंड में बोल रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द क्लोजिंग ऑफ 2022-23 6,000 रुपये। 6,000 रुपये क्या है आपका, यहाँ पे क्लोजिंग बोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रखा है कि भैया सब्सक्रिप्शन है, ऊपर तो कुछ नहीं दे रखा है, कुछ नहीं है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द क्लोजिंग ऑफ 2022-23 6,000 है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द ओपनिंग ऑफ 2022-23 दे रखा है 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये जो है वो है ओपनिंग का और बाकी क्लोजिंग का। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो चंदा अभी आपके लिए प्राप्त नहीं हुआ है वो चंदा आप माइनस कर देंगे, और जो चंदा आपको प्राप्त होने वाला है, टाइम हो गया, उसे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे अब ये बात बोल रखी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द क्लोजिंग ऑफ 2022-23, 22-23 का जो चंदा है वो कितना है आपका, 6,000 रुपये है। कितना है, 6,000 रुपये है। तो इस 6,000 को आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 66,000। कितना हो जाएगा, 66,000 हो जाएगा। बोल रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द ओपनिंग ऑफ 2022-23, 2022-23 का जो ओपनिंग है वो कितना है, 5,000 है। तो 5,000 के लिए आप हटा देंगे ओपनिंग वाला, आगे मिलने वाला चंदा आपके लिए ओपनिंग में जो है वो आपका 5,000 है, इसे हटा देंगे तो आपका 61,000 रह जाएगा। कितना रह जाएगा आपका, 61,000 रह जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात के लिए। आगे ध्यान से देखना स्टार्ट करेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। एक टाइप से और हो जाएगा, अगर आप ये सोचें, मान लो जैसे यहाँ 60,000 है, 5,000 पहले माइनस कर लो आप, 5,000 आपने माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, और ये 6,000 ऐड कर लोगे तब भी 61 हो जाएगा। बात वही है, आप कान किस साइड से भी पकड़ो लेकिन पकड़ना आपको कान ही है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो क्या लिखा हुआ है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें से आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इज कंसिडर्ड एज ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये बोला का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो मेथड होता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग मेंशन होता है। सेकंड में बोल रखा है स्टैंडर्ड
कॉस्ट मेथड इज कंसीडर्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड ऑफ द इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो आपके लिए यहाँ पे बताना है ये दोनों जो है आपके मेथड, पहले वाले में आपसे क्या बोल रखा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इज कंसीडर्ड एज नॉन हिस्टोरिकल लिखा है। ये जो फर्स्ट एंड फीफो मेथड होता है ये हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग ही चलता है, यहाँ नॉन लिखा है तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। और जो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड होता है ये मॉडर्न के अकॉर्डिंग चलता है, इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखा है, ये ऐसे ही रॉन्ग हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट ये आपके रॉन्ग दे रखे हैं, जो भी ऑप्शन हो आप टिक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है बोथ आर रॉन्ग, तो बोथ आर रॉन्ग और फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। अगला वाला क्वेश्चन देखो क्या है। अगले वाले क्वेश्चन में बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर कंसीडर्ड एज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए आपको यहाँ पे ये बताना है कि क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। विशेषताओं में सबसे पहले बोल रखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर आ यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। बिल्कुल ठीक बात है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक सेट ऑफ रूल ही होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द मैन मेड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को इंसान ने ही तैयार किया है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। अगला बोल रखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए अगर कोई चीज़ मान लो रॉन्ग हो रही है तो उसे हटा करके नया नियम भी ला सकते हैं, उसे फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। उसमें संशोधन करना फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है, तो ये भी हम आराम से कर सकते हैं, तो ये भी बात ठीक है आपकी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड एक ये नियम होता है जो जनरली एक्सेप्टेड सामान्यतः कुछ कंट्री होती हैं, कुछ कंट्री के अकॉर्डिंग अगर जो रूल दिया गया है उस रूल को एक्सेप्ट कर लिया गया उसे बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग। ठीक है, तो वो भी है। ये चारों पॉइंट आपके बिल्कुल ठीक दे रखे हैं, तो जो ऑप्शन आपका चारों पॉइंट वाला है वही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले में क्या बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बोल रखा है कि नॉट रिकॉर्डेड, कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। ध्यान देंगे डेबिट और क्रेडिट साइड, जब हमारा ट्रायल बैलेंस तैयार होता है तो उसकी दो साइडें बनती हैं, ये एक आपकी होती है डेबिट और एक आपकी होती है क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे डेबिट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं और क्रेडिट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सारी की सारी डेबिट में लिखी जाती हैं। जितने भी लॉस होते हैं वो सारे डेबिट में लिखे जाते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डेबिट में लिखे जाते हैं। कैपिटल जो होती है वो आपकी क्रेडिट में लिखी जाती है। जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं, लायबिलिटीज़ का मतलब होता है जो आपको भुगतान करने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी क्रेडिट में लिखी जाती हैं। जो इंसान भुगतान करता है, जितने उसके ऊपर दायित्व होते हैं वो सारी की सारे आपके क्रेडिट में लिखे जाते हैं कैपिटल के साथ में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपकी डेबिट में नहीं लिखी जाती है। कैरिज आउटवर्ड खर्चा है, डेबिट में आएगा। ओपनिंग स्टॉक आपकी संपत्ति है, डेबिट में आएगी। कैरिज इनवार्ड ये भी खर्चा है, डेबिट में आएगा। बचा क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, व्यापारियों के पास में करंट अकाउंट होता है तो उनको एक सुविधा मिलती है कि उनके अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस भी है तो उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग वो बैंक से ज़्यादा पैसे भी निकाल सकते हैं, बैंक से कर्ज भी ले सकते हैं, वो उनके अकाउंट पे ही मिल जाता है। इसे हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से ज़्यादा पैसे निकाल लेना, जितने आपके अकाउंट में हैं उससे भी ज़्यादा, उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। उस बैंक ओवरड्राफ्ट को एक टाइम पीरियड के अंदर आपको बैंक को देना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड की तरह सिस्टम होता है, आप तो जानते ही हैं इतनी बात। आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए देखते हैं। नाउ वी आर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 20 इज सेड दैट कि यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक दे रखा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला आपका स्टेटमेंट बोल रखा है जर्नल, बोल रखा है जर्नल इज ऑफन रिफ्यूज्ड टू अ बुक ऑफ द प्राइम एंट्री ऑफ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री सिंस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट, कैश बुक होती है वो आपकी बिल्कुल ओरिजिनल एंट्री ही होती है यहाँ से, सिंस द ट्रांजेक्शन से उठाकर बिल्कुल कैश बुक में ही एंट्री होती है। बिल्कुल ठीक है सेकंड स्टेटमेंट। पहला वाला फिर से पढ़ लेते हैं। अ जर्नल इज ऑफन रिफ्यूज टू द बुक ऑफ प्राइम एंट्री और द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बिल्कुल ठीक है, जितने भी जर्नल से एंट्री तैयार की जाती हैं वो सारी की सारी आपकी क्या, प्राइम और जर्नल ओरिजिनल
जर्नल एंट्री कहलाती हैं। तो ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल आपके राइट हो जाएंगे। तो आपका आंसर नंबर 3 जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये एक चैप्टर आप लोग थ्योरेटिकल सीख लेंगे स्टार्टिंग का ही, जर्नल तो आप सब सीख जाएंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में ये बोल रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ मिस्टर नवी कैलकुलेट द बैलेंस एज पर पासबुक थ्रू द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके लिए यहाँ पे बताना है कि क्या आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है कि जो हमारा व्यापारी होता है वो अपनी बुक में कोई भी एंट्री को लिखने या काटने के लिए स्वतंत्र होता है। बैंक वाले भी कोई भी खर्चा जो व्यापारी के बिहाफ पे होता है वो करने के लिए आराम से दोनों लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। तो क्या होता है कि दोनों की बुक्स में बैलेंस जो होते हैं डिफरेंस हो जाते हैं, उनको मैच करने के लिए एक चीज़ तैयार की गई जिसे बोला गया बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण बोला गया। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है जो कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर से आता है। यहाँ से क्या बोल रखा है, मिस्टर कौन है, नबी हैं, इनका बैलेंस दे रखा है पासबुक में। पासबुक का मतलब ये हो गया कि इनके जो बैंक वाले हैं उनके यहाँ जो बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का मतलब है अगर कैश बुक दे रखा है तो पासबुक को आपको ठीक मानना है। बैंक के पास में इनका 50,000 रुपये है भाई, ध्यान देना। बैंक अगर ये बैंक कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो आपको बैंक मतलब पासबुक को ठीक मानना है कि पासबुक वाले बैंक वाले जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल रॉन्ग कर रहे हैं, ये मान के चलना आप। अभी देखो आपका आंसर आ जाएगा। आपके बैंक में कितने रुपए पड़े हुए हैं, 50,000। आपसे ही पूछूंगा, आप ही आंसर बताएंगे। यहाँ पे लिखा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000 रुपये। आपने अपनी चेक बुक में, आपने अपनी कैश बुक में क्या किया होगा, 6,000 रुपये का चेक किसी को काट के दिया तो आपने 50,000 रुपये से बैलेंस को क्या किया होगा, डाउन किया होगा अपनी कैश बुक में, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं अपनी कैश बुक में लिखने के लिए। लेकिन किया होगा आपने, लेकिन वो चेक बंदा लेके बैंक में पहुंचा ही नहीं, बैंक में अभी भी आपका बैलेंस कम नहीं हुआ। तो आपने क्या किया था कि इसमें से 6,000 रुपये कम कर लिए थे। अब आप क्या करेंगे, 6,000 रुपये ऐड कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 6,000 रुपये ऐड कर लेंगे। ये कितना है बैलेंस, अब 56,000 है। सेकंड वाली बात क्या बोला कि बैंक चार्जेस ऑफ 400 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने क्या किया, 400 रुपये बैंक चार्जेस के काट लिए जो कि आपने कैश बुक में नहीं लिखे हैं। तो लिख लो भाई अब, क्योंकि बैंक ने काट लिए, बैंक जो कर रही है सब ठीक कर रही है। तो 400 रुपये जो है वो बैंक ने काट लिए हैं। तो 56,400 काट लिए हैं तो आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 400 रुपये जब आप माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 55,600 आ जाएगा। यहाँ पे आगे क्या बोल रखा है, अ चेक ऑफ 5,000 वॉज डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई द बैंक। एक आपने क्या किया, 5,000 रुपये का जो चेक था, आपने क्या किया, एक 5,000 रुपये का जो चेक था, पहले इसका बैलेंस लिख लेते हैं। 400 रुपये माइनस होंगे, 400 रुपये माइनस होने के बाद में आपका कितना आ जाएगा, 55,600 आ जाएगा बैलेंस, ठीक है। अब एक चेक जो है 5,000 रुपये का, वो इसमें बोल रखा है अ चेक फॉर 5,000 वॉज डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई द बैंक। 5,000 रुपये का चेक आप कहीं से लेके आए किसी दूसरे व्यक्ति से, वो आपने अपने बैंक अकाउंट में सबमिट कर दिया, लेकिन बैंक वालों ने उसका पैसा निकाल के आपके अकाउंट में अभी भी सबमिट नहीं किया है। लेकिन आपने अपनी कैश बुक में ये बैलेंस लिख लिया है। जब लिख लिया है तो बैंक वालों ने नहीं किया है, तो आप अपनी कैश बुक से इस बैलेंस को हटा लीजिए, क्योंकि बैंक में अभी वो पैसा जमा नहीं हुआ है। तो 5,000 रुपये हम यहाँ से माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा भाई मेरे, 50,600 बैलेंस आपका बच जाएगा। तो 50,600 आपका जो आंसर होगा वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। बहुत सहूलियत से समझाया, वरना बहुत बच्चों वाली चीज़ है ये। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है, लेखांकन डैश को उन मूल अवधारणाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके आधार पर किसी व्यवसायिक इकाई के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स जितने भी तैयार किए जाते हैं वो सारे के सारे आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं। अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है। प्रस्तावों के अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं होती, ध्यान रखना, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। और डेफिनेशन से कोई काम नहीं होता है। यहाँ ये दो चीज़ देने वाली थी। ये जो कॉन्वेंशंस होता है ये कॉन्सेप्ट के लिए देता है, और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका फाइनेंशियल अकाउंट तैयार होता है। वित्तीय स्थिति तक वहीं तक पहुँच सकते हैं। प्रॉफिट या लॉस अकाउंट जो हम निकालते हैं वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो आंसर आपका
कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 31st क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर कंसिडर्ड एज लिमिटेशन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। कौन सा पॉइंट आपके लिए यहाँ पे बोल रखा है, लिमिटेशन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत एक छोटी चीज़ थी और जिसमें मिस्टेकें बहुत ज़्यादा हो जाती थी। इस कारण से मोस्टली लोगों ने सिंगल एंट्री सिस्टम को अकाउंटिंग से हटा दिया, मतलब अब यूज़ नहीं करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम से मोस्टली मिस्टेकें भी नहीं होती हैं और ये आपकी हर जगह एलिजिबल है और गैप में भी इसे मान्यता दी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है, प्रॉफिट और लॉस कैन बी फॉर्म्ड ओनली बाय द एस्टिमेटेड एज अ नॉमिनल अकाउंट आर नॉट द मेंटेन्ड। यहाँ पे बोल रखा है, सेकंड, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री इज नॉट फॉलोड द ट्रायल बैलेंस कांट बी प्रिपेयर्ड। ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिडक्ट फ्रॉड ऑफ एरर। अब मैंने बताया था आपके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी भी कमी को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कमी जो है, गलतियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं। ये भी बात आपकी ठीक है। एज पर प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज नॉट फॉलोड। प्रिंसिपल जो डबल एंट्री सिस्टम के वो यहाँ पे बिल्कुल फॉलो नहीं होते, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिट और लॉस कैन बी फॉर्म्ड ओनली द एस्टिमेटेड नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो मेंटेन नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है डायरेक्टली आपका आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो तीनों चीज़ें दे रखी हैं बिल्कुल ठीक दे रखी हैं, तो तीनों वाला जो भी आंसर होगा वो ठीक हो जाएगा आपका। तो तीसरा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन नंबर 32 देखना स्टार्ट करते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर में देखो आपसे क्या बोल रखा है, डेप्रिसिएशन के बारे में आपसे पूछ रखा है। जैसे डेप्रिसिएशन में बता देता हूँ क्या होता है। डेप्रिसिएशन मतलब होता है ह्रास। अब किसी भी संपत्ति के लिए अगर यूज के कारण उसके मूल्य में कमी आ जाती है उसे बोलते हैं ह्रास। इसको निकालने के कई मेथड होते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स 2 लाख रुपए। किसी भी संपत्ति की कीमत 2 लाख रुपए है और उसमें आपसे बोल रखा है डेप्रिसिएशन चार्ज है 10% पर एनम रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड का मतलब ये होता है हर साल जितनी मूल्य में कमी रह जाएगी उसी पर आपका डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रखा है, कैलकुलेट द रिटन डाउन वैल्यू मेथड एट द एंड ऑफ द 2 ईयर। 2 साल के बाद में इस वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो पहली साल का 10% अगर आप निकाल लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। तो आप मान लीजिए 20,000 में से आपकी 2 लाख में से 20,000 की वैल्यू आपकी कम हो जाती है, तो कितना बचा, 1,80,000 बचा। 1,80,000 का अगली साल में 10% आप लोग निकाल लेंगे तो 18,000 आ जाएगा। 18,000 1,80,000 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा भैया, वस्तु की कीमत बचेगी 1,62,000। तो 1,62,000 इसका आंसर हो जाएगा। रिटन डाउन वैल्यू मेथड का मतलब ये होता है कि मशीन की जिस वर्ष जितनी कीमत रह जाए उसी पर परसेंटेज या डेप्रिसिएशन निकाल दिया जाता है, इसे बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1,62,000 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे आंसर देखना स्टार्ट करेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स will be posted in the credit side of the profit and loss account। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है आपके लिए मैं बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है इस टाइप से बनता है, ये आपकी क्रेडिट साइड होती है और ये आपकी डेबिट साइड होती है। डेबिट साइड में सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं और क्रेडिट साइड में जितनी भी इनकम्स होती हैं वो सारी की सारी इनकम्स आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्या बोल रखा है, सैलरी जो होती है हमारे लिए क्या है, खर्चा है। रेंट अगर दे रहे हैं तो खर्चा है। स्टेशनरी का जो होता है वो खर्चा। ये तीनों प्रकार के खर्चे हैं। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, अगर कंपनी के नाम से कहीं पे भी कोई पैसा जमा कर रखा है और उस पर ब्याज आ रहा है, ये हमारी क्या है, इनकम है कंपनी की, तो ये यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर देखना स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है आपके लिए, विच द रेस्पेक्ट ऑफ द डिसऑनर ऑफ अ विल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जब कोई विल डिसऑनर होता है तो उसके हक में क्या बातें ठीक हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपके लिए क्या दे रखा है, डिसऑनर ऑफ अ विल मीन्स दैट द एक्सेप्टर refused the honor of the committee मतलब commitment on the due date and for this payment of the bill on the presentation does not take place। सेकंड क्या दे रखा है, टू प्रोवाइड द लीगल एविडेंस ऑफ द डिसऑनर, द फैक्ट ऑफ डिसऑनर इज टू बी नोटेड ऑन द विल बाय अ नोटरी पब्लिक। कहने का मतलब क्या है, डिसऑनर ऑफ द बिल का ये मीन्स हो जाता है कि जैसे मैं व्यापारी हूँ, सामने वाला ग्राहक है और उसके ऊपर अगर उसने मुझसे उधार माल लिया है, मैंने उसके ऊपर एक बिल लिख दिया और वो बिल की तारीख है कि 2 महीने बाद ये पेमेंट देगा, बट उसने 2 महीने बाद अपना कमिटमेंट तोड़ दिया और उसने पेमेंट नहीं दिया, तो इस चीज़ को बोलते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल। तो इसे पहला वाला पॉइंट में यही बात दे रखी है,
तो बिल्कुल ये ठीक बात दे रखी है। सेकंड वाले में दे रखी है कि अगर डिसऑनर हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो मेरे पास ये चीज़ होती है कि उस बिल के लिए मैं नोटरी करवाता हूँ कि ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, अब मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ। तो नोटरी के माध्यम से वो मेरे पास एक एविडेंस बन जाता है कि उसके खिलाफ मुझे केस करने के लिए एक एविडेंस मेरे लिए बन जाता है। तो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एविडेंस ऑफ डिसऑनर। तो ये लीगल एविडेंस होता है, तो हम इसे बोल सकते हैं। तो ये सेकंड वाला पॉइंट भी बिल्कुल ठीक दे रखा है, दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक दे रखे हैं, तो आंसर आपका लास्ट वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से किस परपार्टी कन्वेंशंस के रूप में माना जाता है, किसे परपार्टी के रूप में माना जाता है। अगर कन्वेंशंस की हम बात करें तो 4 प्रकार की होती हैं ये, और उसमें से कन्वेंशंस कौन सा है आपका, कंसिस्टेंसी का मतलब कन्वेंशंस होता है बिजनेस के लिए जो एक समान रूपता के रूप में आगे तक ले जाना। 4 प्रकार की आपकी कन्वेंशंस होते हैं, बाकी जितने भी हैं वो आपके कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। तो वो सारे जैसे बिजनेस एंटिटी है, एक्रूअल है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, ये सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, और जो कन्वेंशन है वो केवल है कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। ठीक है, यहाँ पे ये 4 आपके लिए मालूम हो जाएंगे। जब मैं डिटेल में इस चीज़ के लिए पढ़ाऊंगा तो आप आराम से इसे सीख जाएंगे। अगला देखो आपका यहाँ पे क्या बोल रखा है, एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द एक्वायरिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स। जितनी भी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, यूजफुल लाइफ इज एट लीस्ट more than one accounting period for use in business to earn profit and not mean for the resale will be treated as। ये बोल रखा है कि जो संपत्ति हम बिजनेस में बेचने के लिए नहीं खरीदते, जैसे मान लो मैंने एक दुकान खोलनी है और दुकान में मुझे फ्रिज भी रखनी है, पानी ठंडा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कोका कोला बेचता हूँ मैं, उसे ठंडा करने के लिए मुझे फ्रिज रखनी है, टेबल रखनी है, काउंटर रखना है, फर्नीचर बनवाना है, और उसमें मुझे चीज़ें बेचनी है। ठीक है, तो जो चीज़ें बेचने के लिए रखी जाती हैं वो चीज़ों का जो खर्चा होता है उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो हमने सामान अपने यूज़ के लिए बिजनेस को चलाने के लिए रखा है जो बेचने के लिए नहीं है, उसमें जो पैसा खर्च हुआ है उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये जो पैसा है वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यहाँ पे वो यही चीज़ पूछ रखी है कि वो संपत्तियाँ, वो पैसा हमने मतलब खर्च किया है जो हम रीसेल नहीं मतलब करने वाले हैं, वो संपत्तियाँ जिन पे हमने पैसा खर्च किया है उन्हें हम बेचेंगे नहीं, तो वो किस टाइप का खर्चा है ये आपसे पूछ रखा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका। ठीक है, आगे आपसे क्या पूछ रखा है, इज आर एलोकेटेड सो द चार्ज ऑफ द फेयर प्रोपोर्शन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ईच अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। किसी भी एसेट्स की लाइफ में क्या होता है कि डेप्रिशिएशन जो है, वो डेप्रिशिएशन एक ऐसी चीज़ है कि डेप्रिशिएशन किसी भी एसेट्स की वैल्यू के लिए एक टाइम के बाद जीरो मतलब कर देता है। तो इसमें ये पूछ रखा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी भी एसेट्स की जो वैल्यू होती है उसके लिए क्या करती है, डेप्रिशिएट करती है, कम करती है, तो वो है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या होता है, किसी भी एसेट्स की वैल्यू को धीरे धीरे कम कर देता है। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज कंसीडर्ड एज एन इंटेंजिबल और फिक्स एसेट्स। इंटेंजिबल और फिक्स एसेट्स का क्या मतलब होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी एसेट्स होती हैं, 2 टाइप की एसेट्स होती हैं, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल का मतलब होता है वो एसेट्स जो आपको दिखाई देती हैं, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं, और वो एसेट्स जो आपको दिखाई नहीं देती हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपकी आ जाएगी गुडविल। गुडविल का मतलब होता है ख्याति, ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि। जैसे मान लीजिए कोई एक फेमस, जैसे आईफोन है, तो आईफोन की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है, आईफोन के लोगों की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है। अब उस प्रसिद्धि तो दिखाई देती नहीं है ना, लेकिन वो संपत्ति है। अगर कहीं पे, अगर मान लो आपके आसपास में कोई एक स्वीट्स की दुकान होगी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होगी, तो एक नॉर्मल व्यक्ति ने नई दुकान खोली है जिसकी कोई प्रसिद्धि नहीं है, तो उस जो प्रसिद्धि वाले के पास में जो प्रसिद्धि है वो इसकी एक संपत्ति है, क्योंकि वो बिजनेस जब भी खोलता है तो उसके लिए हाई प्रॉफिट होता है उसकी प्रसिद्धि के कारण। तो प्रसिद्धि एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती है, गुडविल एक ऐसी चीज़ है, नाम एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देता लेकिन आपकी संपत्ति है। ऐसे ही क्या है, पेटेंट्स भी होते हैं, ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क आपका हो जाएगा, ट्रेडमार्क है, पेटेंट्स हैं, रॉयल्टी है, ये सारी पोस्टेज हैं, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। टेंजिबल एसेट्स आपके क्या हो जाएंगे, फर्नीचर है, मशीनरी है,
प्लांट है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें टेंजिबल हो जाती हैं, जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी टेंजिबल मूर्त संपत्तियां कहलाती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स में ये चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, ऐसी कौन सी संपत्ति है जो फिक्स होनी चाहिए लेकिन इंटेंजिबल होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया ट्रेडमार्क, यहाँ पे मैंने बताया ट्रेडमार्क जैसे लोगो, आपका आईफोन वाला लोगो जो है वो ट्रेडमार्क है। अब अगर आईफोन वाले सैमसंग वालों को, मान लो आईफोन वाले अगर ये ट्रेडमार्क आईफोन जो पीछे होता है, एप्पल जो होता है, वो बेचना चाहें अगर किसी को, तो बताओ ये पैसे लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे ना। तो वो ट्रेडमार्क जो लोगो उनके पास जाएगा, दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा, तो वो उनकी एक इंटेंजिबल एसेट्स है, वो उन लोगों ने कमाई है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट, जो कि ट्रेडमार्क हो जाएगा। बाकी सारे के सारे आपके टेंजिबल एसेट्स दे रखी हैं। आगे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में देखो आपसे क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है विद रेस्पेक्ट टू द स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा? तो पहला स्टेटमेंट आपके लिए क्या दे रखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकॉर्डिंग आपसे पूछ रखा है। यहाँ पे इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो पहला आपसे क्या बोल रखा है, एज सून एज द ट्रांजेक्शन हैपन, जैसे ही आपकी ट्रांजेक्शन होती है, ट्रांजेक्शन का मतलब जैसे ही लेन देन होता है, इट फर्स्ट द रिकॉर्ड इन द सब्सिडरी बुक, सबसे पहले ये सब्सिडरी बुक में लिखा जाता है। बिल्कुल बात ठीक है, लिखा जाता है। द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल क्रोनोलॉजिकली, हाँ जर्नल में उसके हिसाब से लिखा जाता है। परचेज का है तो क्या मतलब, अगर कोई भी चीज़ हमने खरीदी है तो उसके लिए परचेज बुक में लिख देंगे, बेची है तो सेल्स बुक में लिख देंगे। यही बात बोल रखी है, बिल्कुल ठीक होता है। ये भी सेकंड बात भी ठीक है। ऑल जर्नल आर पोस्टेड इनटू लेजर्स क्रोनोलॉजिकली एंड इन अ क्लासिफाइड मैनर, सभी जर्नल जो होते हैं वो क्लासिफाइड मैनर में लिखे जाते हैं। बिल्कुल ठीक, क्लासिफाइड का मतलब ये हो जाएगा जितनी भी चीज़ें हैं, खर्चे वाली खर्चे में आ जाएंगी, बेचने वाली बेचने में आ जाएंगी, इनकम वाली इनकम में आ जाएंगी, यही टाइप से आपकी लिखी जाती हैं। तो तीनों चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से ठीक लिखी हुई हैं। तो तीनों जहाँ भी देखें आप, वहीं वो ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रखा है आपके लिए, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, विद रेस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा अगर हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें, गैर व्यापारिक की बात करें? तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, इफ डोनेशन आर रिसीव्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती हैं, जैसे आपके वृद्धा आश्रम हो गए, जहाँ पे व्यापार नहीं किया जाता है, किसी चीज़ को ऐसे बेचा नहीं जाता है लाभ कमाने के उद्देश्य से, वो सारी फर्म आपकी नॉन ट्रेडिंग या एनपीओ फर्म कहलाती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फर्म कहलाती हैं। यहाँ पे बोल रखा है अगर हम किसी भी व्यक्ति के लिए दान देते हैं किसी स्पेशल उद्देश्य से, जैसे मान लो अगर मैंने कॉलेज में दान दिया और मैंने देखा कि यहाँ के बच्चों के पास में खेलने के इक्विपमेंट नहीं है, तो मैंने 1 लाख रुपए दान दिया इस बात के लिए कि इन बच्चों को खेलने के जो इक्विपमेंट हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। तो ये स्पेशल दान हो जाता है। इस स्पेशल दान को रखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, वो कैपिटल इनकम में रखते हैं। और अगर नॉर्मली दान कोई दे दिया जाए तो उसे हम रेवेन्यू में रखते हैं, ये हमारी इनकम हो गई इस टाइप से। यहाँ पे बोल रखा है इफ़ डोनेशन आर रिसीव्ड फॉर अ स्पेशल purpose, the amount is credited to a fund from which the amount are disbursed। और सेकंड में दे रखा है स्मॉल डोनेशन अमाउंट विच आर नॉट earmarked for any specific purpose may be treated as revenue। ये भी बिल्कुल बात आपकी क्या दे रखी है, ठीक दे रखी है। मैंने जैसे बताया छोटा कोई अमाउंट, जैसे मान लिया हमने 500 रुपये दे दिए किसी को दान में, कॉलेज को दे दिए, वृद्धाश्रम को दे दिए, तो 500 रुपये वो उस ऑर्गेनाइजेशन की इनकम हो गई। अगर मैंने 50,000 रुपये दिए हैं और इस काम के लिए दिए हैं कि यहाँ पे ये दीवार हो जाए या यहाँ इनका नल लग जाए, किसी स्पेशल उद्देश्य से दिया गया धन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम हो जाती है। वो क्या हो जाएगी, वो आपकी कैपिटल रिवेन्यू इसे बोल सकते हैं हम। और जो भी आपका नॉर्मली छोटा मोटा अमाउंट जो प्राप्त होता है इसके लिए हम बोलते हैं रिवेन्यू इनकम, ठीक है।
तो यहाँ पे ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं आपकी, तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, ठीक है। तो यही आपका तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। आई होप आपके लिए अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के AAO के एग्ज़ाम हुए हैं उनके सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं यहाँ पे इसी एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाऊंगा। अगर कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।